Assalamu alaikum and good afternoon. Today I will discuss chapter number 1, business activity for the students of O-level business studies. This chapter is dedicated to Avicenna School. The title of the chapter is business activity. In business activity today हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहली बात इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम दो जगह डिवाइड कर सकते हैं. द वन साइड यू कैन से दैट प्योर साइंसेस सब्जेक्ट्स, ऑन द अदर साइड वी हैव सोशल साइंसेस. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज द मदर ऑफ सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव थॉट्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जहन में इस वक्त फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स आए और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, अगर मैं उसको डिस्कस करूं सो देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन को हो सकता है कि कोई अकाउंटेंट स्ट्रेट लाइन मेथड से रिकॉर्ड करे और कोई अकाउंटेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिकॉर्ड करे. इन बोथ केसेस बोथ आर करेक्ट. यू लाइक व्हाइट कलर, आई लाइक रेड कलर. तो अब क्या करते हैं, हम मिला के एक नया कलर बना लेते हैं, दैट इज पिंक कलर. आई मीन दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी. इवन अकाउंटेंट्स एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स दे वांट कि सब्जेक्टिविटी जो है कम होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. सो इकोनॉमिक्स इज ए मदर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस. और इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. क्यों? इसलिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं स्केर्सिटी की वजह से. स्केर्सिटी से पहले वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड. रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग इज द बेसिक नीड फॉर टू सर्वाइव. इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. एंड देन वॉन्ट्स. इफ यू वांट टू ब्रिंग द इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ, ऑफ कोर्स यू गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज कॉल्ड वॉन्ट. लाइक आई मीन वो चीजें जिसके बगैर आप जिंदा रह सकते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज वॉन्ट. रोटी, कपड़ा और मकान के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन गाड़ी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का क्या मतलब होता है कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले. सो यू गॉट आई मीन हमारे पास बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं. सो वो रिसोर्सेज जो कम होते हैं उन रिसोर्सेज को किस तरह से हमने मैनेज करना है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर सकें. हालांकि एज ए बिजनेस स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू राइट इन द एग्जामिनेशन, बट आपको ये जानना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने बेशुमार रिसोर्सेज पैदा किए हैं और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बर्ड इन हैंड. यानी जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पहले उनको इस्तेमाल करें. मिसाल के तौर पर अगर हमारी क्लास के किसी स्टूडेंट ने जनाब आली कॉफ़ी बनाई, अब अमूमन लड़कियां कॉफ़ी बनाती हैं लेकिन ही इज़ ए बॉय, उसने कॉफ़ी बनाई और जनाब आली उसने अपने घर में अपने वालिद साहब को कॉफ़ी पेश की. तो उसने कहा अब्बा देखिए कितनी अच्छी मैंने कॉफ़ी बनाई. तो अब्बा से कहा कि अब्बा एक मुझे 50 रुपये तो देना तोहफे के तौर पे. वो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं तो बेच रहा हूँ. तो कॉफ़ी ही इज़ नॉट सेलिंग, ही इज जस्ट गेटिंग एज ए गिफ्ट. लेकिन उसने कहाँ बेचा? उसने घर में बेचा. बर्ड इन हैंड. यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज. हम इस डोमेन में आगे नहीं जाएंगे. वी कम बैक एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइजेशन, उनकी रिसोर्सेज कम है और हमारे जो हैं वो वी नीड मोर गुड्स, वी नीड मोर प्रोडक्ट्स. जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर्विसेज की और गुड्स की. सो अब क्या करेंगे? अब एलोकेशन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, क्या चीज खरीदनी है पहले, क्या चीज खरीदनी है बाद में. इफ आई हैव गॉट 50 रुपीज तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं. क्या मैं उस 50 रुपीज में खाना खा लूं या मैं उस 50 रुपीज का जो है वो जनाब वाली फुटबॉल खरीदूं. पुरानी एग्जाम्पल. तो ये तो डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट पे. डिसीजन मेकिंग किस तरह की जाती है? डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हमें जो बात पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए प्रायोरिटीज. सबसे पहले कौन सा काम पहले करना चाहिए. क्योंकि देखिए जो वर्थ होती है काम की वो उसी वक्त होती है जब उसको उसके स्पेसिफिक टाइम पे कर लिया जाए, अदरवाइज देयर इज नो वर्थ. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर मैंने
जो है वो जनाब अली बर्गर खा लिया, आई वॉज फीलिंग हंगरी, मैंने बर्गर खा लिया और मैंने फुटबॉल नहीं खरीदा, तो फुटबॉल नहीं खरीदना उसकी जो कॉस्ट थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी किसकी? फूड की। फूड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनी? द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब अली कि जनाब ये जो स्केर्सिटी है, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन मनी है? If you have more money, you can solve the economic problem. The answer is no. In your book, Business Studies की आपकी जो किताब है, 5th edition, मैं आप I'll show you the book as well. That is the book. Okay? इस किताब में it is written by, बुक का कभी नाम नहीं होता, बुक का हमेशा टाइटल होता है। इस बुक में 5th edition में बिजनेस स्टडीज में दिस इज रिटन बाय कैरन एंड पीटर स्टिम्सन। इसमें वो ये कहते हैं देयर इज अ केस इन चैप्टर नंबर 1 जिसमें बताया गया है कि जनाब बाय द हेल्प ऑफ मनी कैन यू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आंसर इज नो। लाइक देयर आर सम मेडिसिन्स, वो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, बाज़ औक़ात अगर वो इंपोर्ट होना बंद हो जाए वो स्पेसिफिक मेडिसिन, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेटिव बट दैट स्पेसिफिक मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मनी कैन नॉट सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट द प्रोडक्शन कैन सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैं ज़रा दरवाज़ा भी बंद कर देता हूँ तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। सो आई कम बैक। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तो मनी इज नॉट द सोल्यूशन टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट द प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम समझेंगे आगे बात। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे करें एलोकेट रिसोर्सेज को अपनी? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे डिजायर्स अनलिमिटेड हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो रियल टर्म्स में है कि उसका रियल कॉस्ट क्या है, उसका रियल सोल्यूशन क्या मनी है? आई सेड नो, प्रोडक्शन है। और जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे वी शुड अंडरस्टैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अमंग दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द फर्स्ट इज लैंड। अकाउंटिंग में लैंड का मतलब क्या होता है? इट इज ए फिक्स्ड एसेट्स, इट जनरेट रेवेन्यू, इट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट रेवेन्यू। गन्ने वाले के पास एक मशीन है तो वो गन्ने से शरबत जब बनाता है तो व्हाट इज हैपनिंग, वो मशीन उसको सपोर्ट करती है ना शरबत बेचने में। सो दैट इज ए नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट कहलाता है वो, उस पर डेप्रिसिएशन निकलता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जब बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे तो यू शुड नो दैट लैंड मीन्स तमाम वो रिसोर्सेज जो लैंड के ऊपर हो और जो वो तमाम रिसोर्सेज जो जमीन के अंदर हो, दीज ऑल आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और बेसिकली बात हम क्या कर रहे हैं कि स्केर्स होती हैं, तीन हिस्से, दुनिया में 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा जमीन है। देन लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है, चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर जरूरी है। अगर लेबर अवेलेबल नहीं होगी तो हाउ कैन यू प्रोड्यूस द गुड्स? आपने देखा बहुत सारे कंट्रीज में दे वेलकम पीपल, व्हाई? बिकॉज ऑफ पीपल आर नॉट देयर टू यूटिलाइज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह जहां पर लेबर ज्यादा है वहां पर क्या होता है, वहां पर डिमांड जो है उसके मुकाबले में सप्लाई ज्यादा है लेबर की, तो वहां पर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। लेबर में 2 किस्म के लेबर हैं, आई मीन स्किल लेबर और नॉन स्किल लेबर। व्हाइट कॉलर जॉब जो लोग करते हैं, द टीचर्स, द पीपल हु आर आई मीन लाइक द पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस, व्हाइट कॉलर जॉब। द अदर पीपल लाइक प्लम्बर्स, लाइक पीपल हु आर इलेक्ट्रिशियंस, दे आर ऑल्सो स्किल्ड एंड दे आर ऑल्सो वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं एंड दीज आर कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब। बहुत जरूरी है दोनों किस्म के लोग इकोनॉमी के लिए। देन कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इज नॉट मनी ओनली। कैपिटल की 2 किस्में हैं, कैपिटल इन कैश एंड कैपिटल इन काइंड। इन काइंड का मतलब ये हो गया कि पैसे के अलावा अदर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड काइंड। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी आर पार्टनर, you are bringing money, I am bringing a machine or I am bringing a shop which I am having. So that is what? That is basically capital. Entrepreneur or enterprise क्या होती है? Entrepreneur is a person who takes the risk and who is the person he is the person जिसको ये पता होता है कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह हमने यूटिलाइज करना है, किस तरह यूज करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, तो फिर क्या करेंगे? फिर नीड टू चूज, सिलेक्शन करनी होगी। हमारा टाइम भी जो है वो स्केर्स रिसोर्स है, तो हम सिलेक्ट करते हैं वी शुड डू दिस और वी शुड डू दिस, वी शुड गो देयर और वी शुड गो हियर।
So that is what? That is basically scarce resource. Time is a scarce resource. So they need to choose. तो जब हम चूज करने की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास. द बेस्ट सेकंड हम छोड़ देंगे, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वन विच वी हैव टेकन. इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की. चैप्टर नंबर 1 में आई एम डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेक्शन 1. तो उसमें हम बात करते हैं जब स्पेशलाइजेशन की, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब कोई काम आप अगेन एंड अगेन करते हैं तो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन की वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाती है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू क्रिएट ए कर्व एंड दैट कर्व इज कॉल्ड लर्निंग कर्व. टाइम रिसोर्सेज कम होने लगती है. लाइव एग्जांपल मैं आपको अपनी देता हूं. इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन YouTube, आई वाज हैविंग चैलेंजेस. बोर्ड बनाना है, फोन को सेट करना है, ट्राइपॉड पे रखना है. पता चला कि फोन तो जनाब ट्राइपॉड पे रख दिया, उसको एरोप्लेन मोड पे ले जाना भूल गया. अब ड्यूरिंग लेक्चर अचानक कॉल आ गई, या पता चला फोन में जगह ही नहीं थी, तो पता चला कि वो डेटा भर गया, क्योंकि फोन का जो स्क्रीन है वो तो अपोजिट है. कैमरा तो इस तरह रिकॉर्डिंग कर रहा, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ. इसी तरीके से बोर्ड को बनाना एक चैलेंज है. पूरे बोर्ड को लिखना, क्वेश्चन को लिखना, आंसर लिखना, टॉपिक को लिखना. और जब मैं खत्म करता था तो मैं कहता था उफ, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम दैट उफ हैज गॉन, बिकॉज आई डिड नॉट टेक दिस थिंग एज ए प्रॉब्लम, बट आई टुक दिस थिंग एज ए चैलेंज. आई एम एडिंग वैल्यू फॉर द people of the world, for the people of Pakistan, for the students of Pakistan. So I feel comfortable that I am adding value to the people. हमारी जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए. हम सब खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं. वी शुड ऐड वैल्यू इन अवर कैपेसिटी, वट एवर कैपेसिटी वी कैन डू. आई कम बैक. सो बेसिकली क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि लर्निंग, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. आई डोंट फील प्रॉब्लम, आई फील प्लेजर, मोर प्लेजर. जल्दी आज मैंने टुडे वाज ए क्लास ऑफ माइन विद एविसिना स्टूडेंट्स, and this lecture is for all the people from all over the world as a gift from Avicenna School to all the students of Pakistan and all the students of the world who are studying business studies. Specifically, this is a gift to the students of Avicenna. So basically, grade 9 की बात करें या grade 10 की बात करें या grade 11 की बात करें, we should know कि जब हम बात करते हैं learning curve की, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन आ जाती है. आपकी किताब में एक केस है, दिस केस ऑफ मिस्टर जो, किस तरह से उसने काम किया, और वो बात करते हैं हम रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि यू स्प्लिट द जॉब एंड डिफरेंट पीपल आर डूइंग डिफरेंट स्पेसिफिक जॉब्स. सो उसके अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, लर्निंग कर्व बनता है. उससे क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी. कॉस्ट जब कम होगी तो प्रॉफिट बनेगा. इकोनॉमी जब स्केल आएगा, जब कॉस्ट कम होगी. तो देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आइटम विच इज एडेड वैल्यू. देखिए, हम सबको पता है कि अकाउंटिंग में हम सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट. एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट. वो एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो होता है फिक्स एसेट्स की बाइंग. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे एक्सपेंसेस. तो जब हम एडेड वैल्यू की बात करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे जहन में कि हम जो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होगी उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वी गेट द प्रॉफिट. एंड इकोनॉमिक्स दैट इज कॉल्ड एडेड वैल्यू. आपने क्या एडेड वैल्यू की, क्या बचाया, आपने क्या सेव किया. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करता है और कॉटन को एक्सपोर्ट कर देता है तो एडेड वैल्यू तो नहीं किया, लेकिन अगर कॉटन से क्लोथ्स बनाए, शर्ट्स बनाए, ट्राउजर बनाए और बाकी चीजें बनाए, कपड़े बनाए और फिर एक्सपोर्ट किए, इट मींस नाउ यू आर गेटिंग एडेड वैल्यू. ये भी कॉन्सेप्ट है एडेड वैल्यू का. सेल्स माइनस कॉस्ट इज ऑलवेज प्रॉफिट. अब हमें मैनेजमेंट करना है. लाइफ में भी मैनेजमेंट जरूरी है और हम जिंदगी के अंदर ऊपर उठते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं. अगेन स्टैंड अप, चैलेंज योर लाइफ ऑल द डे एंड देन यू कैन डू द थिंग्स. यू गेट माय पॉइंट. सो मैनेजमेंट विद सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट. हमको सेलिंग दे आर डिफरेंट इन मार्केटिंग नाउ. There are different strategies to sell the product, to give the selling price to the product. तो आपको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आपको जो यूज करनी पड़ती है. हाउ कैन यू इंप्रूव योर कॉस्ट. प्रोडक्ट किस किस्म की है? जरूरी प्रोडक्ट है, लोग खरीदेंगे हर सूरत में. पेट्रोल के बगैर कहाँ काम नहीं चलेगा, आटे के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन परफ्यूम हो सकता है लोग खरीदना छोड़ दें अगर महंगाई बढ़ेगी. तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट की सेलिंग प्राइस को कहाँ तक ले जा सकते हैं कि पीपल कैन बाय, पीपल आर विलिंग टू बाय. इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए कि उनके परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए और वो खरीदना भी चाहते हो. और फिर मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट. जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो वी नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, बट वेरिएबल कॉस्ट इट वेरीज एट पर, इट इज फिक्स्ड एट पर यूनिट बट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन.
आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि अगर मैंने एक रेंट पे कमरा लिया हुआ हो, एक कमरा रेंट पे लिया हुआ हो, और अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स कम टू स्टडी, और मैं हर बच्चे से 5,000 रुपए लेता हूं, तो इसका मतलब मैंने 50,000 रुपए बच्चों से कमाए, और उस किराया रेंट का जो रूम था वो 10,000 रुपए था, तो मुझे कितने बच गए? 40। 50 माइनस 10 50, 50 माइनस 10 40 बच गए। अब अगर वो 10 बच्चों से 15 बच्चे हो जाएं, 20 बच्चे हो जाएं, तो मेरी रेवेन्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी रेंट की कॉस्ट वही रहेगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ बच्चों पे डिवाइड करूं, पहले 10 थे अब 20 है, तो 50,000 को पहले अगर मैं 10 पे डिवाइड करूं तो 5,000 आ जाएगा, और 50,000 को अगर मैं 20 पे डिवाइड करूं तो 2,500 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट बन जाती है और वो गिर जाती है। वेरिएबल कॉस्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब आता है तो मैं उसको एक चॉकलेट देता हूं 100 रुपए वाला, तो 2 बच्चे आएंगे तो कितने चॉकलेट दूंगा? 200 रुपए। 5 बच्चे 500 रुपए, 7 बच्चे 700 रुपए। इसका मतलब ये हुआ पर यूनिट तो बढ़ता जा रहा है, पर यूनिट कांस्टेंट है, लेकिन इन टोटल बढ़ता जा रहा है। तो अगर 7 बच्चों के 7 चॉकलेट 700 को 7 पे डिवाइड करूं तो कॉस्ट कितने का? एक चॉकलेट पड़ा मुझे 100 रुपए का पर यूनिट कॉस्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट एडेड वैल्यू, वी आर सपोज्ड टू मैनेज नॉट ओनली द सेलिंग प्राइस बट ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस। This was the summary of chapter number 1. I suggest you to please read the chapter in a very proper way. Readers are leaders. Read, understand, and then you can shoot me an email. My email is very easy. munawwarhamid@yahoo.com. Thank you very much. Assalamu alaikum.